नमस्कार बच्चों, गुरुकुल एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग ज्योग्राफी में सोलर सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं और आज के वीडियो में भी हम सोलर सिस्टम से संबंधित सवालों को डिस्कस करेंगे। तो पिछली क्लास में भी हमने सोलर सिस्टम के सवालों को डिस्कस किया था और लास्ट क्लास में हम लोगों ने सूर्य के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें सीखी हुई थी कि सूर्य की कितनी लेयर्स वगैरह होती है। उसी क्रम को आज भी हम लोग जारी रखे हुए हैं और आइए देखते हैं आज का सेशन और आज के सेशन में कौन कौन से क्वेश्चन है। तो जैसे आज के सेशन का पहला सवाल है कि सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए अधोमंडल, ऑप्शन बी प्रकाश मंडल, ऑप्शन सी वर्णमंडल और ऑप्शन सी समताप मंडल। इसका सही जवाब है वर्णमंडल। इस सवाल का सही जवाब है वर्णमंडल। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सूर्य की जो लेयर्स होती हैं, जैसे ये एनाटॉमी ऑफ द सन है और इस एनाटॉमी ऑफ सन में आपको ये दिख रहा है कि ये वाला जो केंद्रीय भाग है इसको कोर के नाम से जाना जाता है। और कोर के बारे में आपको याद रखना है कि सूर्य का जो सबसे आंतरिक भाग होता है उसे कोर कहते हैं। कोर का टेम्परेचर लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य में नाभिकीय संलयन की क्रिया कोर में ही होती है। चूँकि कोर का टेम्परेचर बहुत अधिक होता है और इसलिए कोर में जो भी पदार्थ पाए जाएंगे वो प्लाज्मा या गैसीय अवस्था में पाए जाएंगे, क्योंकि इतने अधिक तापमान में पदार्थ का ठोस या द्रव अवस्था में रहना लगभग नामुमकिन है। तो अगर पूछा जाए कि सूर्य के कोर में पदार्थ किस अवस्था में पाए जाते हैं तो इसका सही जवाब है प्लाज्मा या गैसीय अवस्था में। आप जानते हैं कि मैटर की 5 स्टेट होती हैं। अब तक मैटर की 5 स्टेट बताई गई हैं, जिनमें सॉलिड, लिक्विड, गैस और मैटर की जो चौथी स्टेज होती है उसे प्लाज्मा कहते हैं। और बहुत अधिक तापमान पर जो हमारा मैटर होता है वो आयनित अवस्था में हो जाता है और आयनित अवस्था में ही मैटर की स्टेट को प्लाज्मा अवस्था के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में मैटर की जो 5वीं अवस्था होती है उसे बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट के नाम से जाना जाता है। बहुत कम तापमान पर मैटर हमारा जिस अवस्था में पाया जाएगा उसे बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट के नाम से जाना जाता है। जैसे अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि अब तक मिनिमम टेम्परेचर के बारे में तो एक अनुमान लगाया गया है कि किसी भी बॉडी का मिनिमम टेम्परेचर -273 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता है। जहाँ तक मैक्सिमम टेम्परेचर की बात है तो मैक्सिमम टेम्परेचर की ऊपरी सीमा का अभी तक निर्धारण नहीं किया गया है कि किसी भी बॉडी का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होगा। तो जो तारे होते हैं, तारों में जो सबसे केंद्रीय भाग होता है तारों का, उसे कोर कहते हैं। और ऐसे ही चूँकि सूर्य हमारा तारा है तो सूर्य का जो केंद्रीय भाग होता है उसे भी कोर कहते हैं और इस कोर का टेम्परेचर लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है। कोर को चारों ओर से घेरे हुए एक और जोन पाया जाता है। यहाँ पर जब जैसे कि डायग्राम में देख रहे हैं, ये तो हमारा कोर है। कोर को चारों ओर से घेरे हुए एक और हमारा जोन पाया जाता है और इस जोन को रेडिएटिव जोन के नाम से जाना जाता है। कोर के बाद में रेडिएटिव जोन। इसके बाद में रेडिएटिव जोन को चारों ओर से घेरे हुए एक और हमारा जोन पाया जाता है सूर्य का, जिसे कन्वेक्टिव जोन के नाम से जाना जाता है। तो सूर्य की 3 इंटरनल लेयर होती हैं। अगर हम सूर्य की इंटरनल लेयर की बात करें तो ये आपको याद रखना है, इंटरनल लेयर। सूर्य की 3 इंटरनल लेयर कौन कौन सी हो गई? इनमें से एक कोर हो गया सूर्य की आंतरिक परतों में, जैसे हमारी पृथ्वी की 3 आंतरिक परतें क्रस्ट, मेंटल और कोर होता है। उसी प्रकार से सूर्य की 3 आंतरिक परतें, एक हो गया कोर, दूसरा हो गया रेडिएटिव जोन और तीसरा हो गया कन्वेक्टिव जोन। तो ये तो सूर्य की आंतरिक परतें होती हैं। इसके बाद में सूर्य की जो सतह होती है उसे फोटोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। सपोज दैट, ठीक है, ये सूर्य का फोटोस्फीयर है। जैसे हमारी पृथ्वी की आंतरिक परतों में क्रस्ट, मेंटल और कोर, और
क्रस्ट का जो ऊपरी भाग है उसी को हम लोग सतह कहते हैं। तो जो सूर्य की सतह होती है, अर्थात जो सूर्य की मध्यवर्ती परत होती है, उसे सूर्य की सतह कहा जाता है और सूर्य की सतह को फोटोस्फीयर कहते हैं। आप जानते हैं कि यदि परीक्षा में आपसे पूछा जाए कि सामान्य दिनों में सूर्य का कौन सा भाग हमें दिखाई देता है, तो इसका सही जवाब होगा फोटोस्फीयर। यानी सामान्य अवस्था में हम कभी भी सूर्य के कोर को नहीं देख पाते, कन्वेक्टिव जोन को नहीं देख पाते, रेडिएटिव जोन को नहीं देख पाते। और सामान्य दिनों में जो हमें सूर्य का भाग दिखाई देता है वो हमारा कोर ही होता है। कोर के बाद फोटोस्फीयर होता है। और फोटोस्फीयर के बाद फोटोस्फीयर का जो टेम्परेचर होता है, फोटोस्फीयर का जो टेम्परेचर होता है वो करीब करीब 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो फोटोस्फीयर है यानी सूर्य की जो सतह है, सूर्य की सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य की सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं, फोटोस्फीयर। कुछ बेसिक बातें आपको फोटोस्फीयर से याद रखनी है। जैसे अगर फोटोस्फीयर का टेम्परेचर पूछा जाए, फोटोस्फीयर का तापमान कितना होता है, तो फोटोस्फीयर का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है या 5800 केल्विन के आसपास होता है। तो तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है फोटोस्फीयर का। इसके बाद में फोटोस्फीयर में कहीं कहीं पर ब्लैक स्पॉट पाए जाते हैं और जिन्हें सन स्पॉट के नाम से जाना जाता है। तो सन स्पॉट यानी सौर कलंक, सन स्पॉट यानी सौर कलंक कहाँ पर मिलते हैं? सौर कलंक हमें फोटोस्फीयर में मिलते हैं। फोटोस्फीयर में कहीं कहीं पर जो है काले धब्बे पाए जाते हैं और वो फोटोस्फीयर के वो भाग होते हैं जो प्रकाश तथा ऊष्मा का उत्सर्जन नहीं कर पाते हैं। इन्हीं को सौर कलंक के नाम से जाना जाता है। पिछले वीडियो में भी हमने चर्चा की थी कि जो सौर कलंक सनस्पॉट साइकिल होती है वो करीब करीब 11 वर्षों की होती है। प्रत्येक 11 सालों में ये जो सनस्पॉट है, सौर कलंक है, उनकी संख्या बढ़ती रहती है और घटती रहती है। इसको सनस्पॉट साइकिल के नाम से जाना जाता है और ये सनस्पॉट हमारी पृथ्वी को प्रभावित करते हैं, पृथ्वी के वातावरण को प्रभावित करते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल को प्रभावित करते हैं। तो जैसे इस समय पर करंट में जो सूर्य है वो 25वीं सनस्पॉट साइकिल में है और अगर सनस्पॉट की संख्या में वृद्धि हो रही होती है तो इसको सोलर मैक्सिमा कहा जाता है। अगर सनस्पॉट की संख्या में कमी हो रही होती है तो इसे सोलर मिनिमा के नाम से जाना जाता है। तो ये बातें आपको फोटोस्फीयर। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए, एक और होता है फ्रॉनहाफर रेखाएं। फ्रॉनहाफर रेखाएं तो जो सूर्य का प्रकाश मंडल है वो श्वेत प्रकाश में जो हम लोग 7 रंग पढ़ते हैं, उन श्वेत प्रकाश के रंगों में से कुछ रंगों का अवशोषण कर लेता है प्रकाश मंडल। तो जहाँ जहाँ पर प्रकाश के रंगों का अवशोषण होता है वहाँ पर भी काली काली रेखाएं दिखाई देने लगती हैं सूर्य के प्रकाश मंडल में। इसी को ही फ्रॉनहाफर रेखाओं के नाम से जाना जाता है। तो जो प्रकाश मंडल है, टेम्परेचर आप याद रखेंगे 6000 डिग्री सेल्सियस। सनस्पॉट कहाँ पर पाए जाते हैं? सूर्य में, प्रकाश मंडल में पाए जाते हैं। फ्रॉनहाफर रेखाएं हमको कहाँ पर मिलती हैं? सूर्य में, वो भी प्रकाश मंडल पर ही मिलती है। और आप जानते हैं कि सूर्य में जो नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, सूर्य से उत्सर्जित जो भी प्रकाश है, जो भी ऊष्मा है, जो भी विकिरण है, उसका मुख्य कारण नाभिकीय संलयन की क्रिया है। और सूर्य से जो उत्सर्जित पदार्थ है इनको कोरोनल मास इजेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। जैसे आपने नाम सुना होगा सोलर विंड का या सोलर स्टॉर्म का, यानी सौर हवाएं या सौर तूफान। तो ये जो सौर हवाएं और सौर तूफान होती है, ये असल में सूर्य से निकले हुए चार्ज पार्टिकल होते हैं। और जब ये चार्ज पार्टिकल बड़ी मात्रा में निकलते हैं तो फिर इनको कोरोनल मास इजेक्शन या सौर तूफान के नाम से जाना जाता है। और मान लीजिए सूर्य की सतह में जहाँ से ये चार्ज पार्टिकल निकलते हैं
वहाँ पर एक ब्लैक स्पॉट बन जाता है, उसी को सौर कलंक के नाम से जाना जाता है। और ये जब चार्ज पार्टिकल पृथ्वी के वायुमंडल में आते हैं तो वायुमंडल में इनका जो सबसे बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है वो अयन मंडल में। चूँकि अयन मंडल में भी चार्ज पार्टिकल पाए जाते हैं, तो सूर्य से आने वाले चार्ज पार्टिकल जब पृथ्वी के अयन मंडल में आते हैं तो पृथ्वी के अयन मंडल में जो चार्ज पार्टिकल पाए जाते हैं उनकी और सूर्य से निकले हुए चार्ज पार्टिकल यानी सोलर स्टॉर्म या कोरोनल मास इजेक्शन से निकले हुए जो चार्ज पार्टिकल है और पृथ्वी के अयन मंडल में पाए जाने वाले जो चार्ज पार्टिकल है उनका आपस में फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है और एक सतरंगी लाइट उत्पन्न होती है जिसे अरोरा के नाम से भी जाना जाता है। और ये अरोरा दो प्रकार के होते हैं, अरोरा बोरियलिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस। और ये अरोरा अगर आप नॉर्थ पोल के आसपास से देखेंगे तो इनको कहा जाता है अरोरा बोरियलिस, और इसे अगर आप साउथ पोल के आसपास से देखेंगे तो इसे कहते हैं अरोरा ऑस्ट्रेलिस। तो अरोरा क्या है, जिन्हें हिंदी में ध्रुव ज्योति के नाम से भी जाना जाता है। असल में ये हमारे अयन मंडल में, और आप जानते हैं कि अयन मंडल का विस्तार लगभग 80 किलोमीटर से लेकर के 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। तो हमारे अयन मंडल में कभी कभी सतरंगी लाइट दिखाई पड़ती है और इन्हीं सतरंगी लाइट को ही अरोरा के नाम से जाना जाता है। इस अरोरा को केवल और केवल उच्च अक्षांशों से ही देखा जा सकता है। इक्वेटर से या कर्क या मकर रेखा के आसपास से ये अरोरा नहीं दिखाई देते हैं। तो इस बात को आप याद रखेंगे कि अरोरा को केवल और केवल उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों से ही देखा जा सकता है। जैसे मान लीजिए आप नॉर्वे में हैं या आप स्वीडन में हैं, फिनलैंड में हैं, कनाडा, अलास्का, साइबेरिया, अगर आप यहाँ पर हैं तो फिर आप इन सतरंगी लाइट को आप आसमान में देख पाएंगे जिन्हें हम अरोरा कहते हैं। लेकिन अगर हम सोचें कि भारत से इन अरोरा को देखा जा सकता है या इक्वेटर से इन अरोरा को देखा जा सकता है तो ऐसा नहीं है। और इन्हीं अरोरा को जब हम उत्तरी उच्च अक्षांशों से देखते हैं तो इन्हें अरोरा बोरियलिस कहते हैं, और दक्षिणी उच्च अक्षांशों से देखते हैं तो इन्हें अरोरा ऑस्ट्रेलिस के नाम से जाना जाता है। जैसे मान लीजिए अरोरा कुछ इस प्रकार के दिखाई देते हैं, ठीक, ये अरोरा है। जैसे ये इस प्रकार की आसमान में हमको सतरंगी लाइट दिखाई देती है, और ये जो सतरंगी लाइट है ये हमें अयन मंडल में ही दिखाई देती है। इस सतरंगी लाइट के उत्पन्न होने का कारण है सूर्य से निकले हुए चार्ज पार्टिकल और अयन मंडल में पाए जाने वाले चार्ज पार्टिकल का आपस में जो फ्रिक्शन है उसी को अरोरा के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से जो सतरंगी लाइट होती है उसी को अरोरा कहा जाता है। ऐसे, ठीक है, एक डायग्राम और आप देख सकते हैं, ये भी आपके क्या है, ये भी आपके अरोरा है। इस प्रकार की लाइट को जब हम नॉर्थ पोल के आसपास से देखते हैं तो उसको अरोरा बोरियलिस, और साउथ पोल के आसपास से देखते हैं तो इसे अरोरा ऑस्ट्रेलिस के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद में अगर हम एनाटॉमी की बात करें तो हमने फोटोस्फीयर के बारे में जान लिया। फिर फोटोस्फीयर सूर्य की सतह होती है, और जैसे हमारी पृथ्वी की सतह के ऊपर हमारा वायुमंडल मिलता है, इसी प्रकार से जो सूर्य की सतह है उसे फोटोस्फीयर कहा जाता है। और सूर्य की सतह यानी फोटोस्फीयर के ऊपर सूर्य का वायुमंडल है, और सूर्य के वायुमंडल को, ठीक है, ये देखिए, सूर्य के वायुमंडल को क्रोमोस्फीयर के नाम से जाना जाता है, वर्णमंडल। तो वर्णमंडल, जैसे पृथ्वी के वायुमंडल को एटमॉस्फेयर कहते हैं, उसी प्रकार से सूर्य के वायुमंडल को क्रोमोस्फीयर या वर्णमंडल के नाम से जाना जाता है। और इस वर्णमंडल का जो सबसे ऊपरी भाग है उसे कोरोना के नाम से जाना जाता है। जैसे हमारी पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसे हम 5 भागों में डिवाइड करते हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, अयन मंडल और बहिर्मंडल। तो बहिर्मंडल क्या है, हमारी पृथ्वी के वायुमंडल का जो सबसे बाहरी भाग है उसे बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से सूर्य के वायुमंडल यानी क्रोमोस्फीयर का जो सबसे बाहरी भाग होता है उसे कोरोना, और हिंदी में इसको कहते हैं किरीट, अंग्रेजी में इसको कहते हैं कोरोना, हिंदी में इसे कहा जाता है किरीट। और इसी किरीट को या कोरोना को
सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है। सूर्य का मुकुट, इसी कोरोना या किरीट को सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है। और ये जो कोरोना है, आप याद रखेंगे, ये हमें सूर्य ग्रहण के समय पर दिखाई देता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाए कि सूर्य ग्रहण के समय हमें सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। तो सूर्य ग्रहण के समय हमें सूर्य का वास्तव में कोरोना दिखाई देता है, यानी किरीट दिखाई देता है। एक डायग्राम और आप देख सकते हैं सूर्य का, ठीक है, ये हमने पिछली वीडियो में भी इस डायग्राम का यूज किया था। यहाँ से भी जैसे ये देखिए, ये कोर है, ये कोर है सूर्य की, सबसे लिखा हुआ है यहाँ पर इंटरनल स्ट्रक्चर। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में सूर्य की कितनी परतें शामिल है? 3 कोर। कोर के चारों ओर रेडिएटिव जोन पाई जाती है और रेडिएटिव जोन के चारों ओर कन्वेक्टिव जोन पाई जाती है। फिर इसके बाद में कन्वेक्टिव जोन के बाद में फोटोस्फीयर, ठीक है, ये जो फोटोस्फीयर है ये सूर्य की सतह कहलाती है। फोटोस्फीयर ये सूर्य की सतह कहलाती है। और इसी फोटोस्फीयर में आप देख रहे हैं, आप कि कहीं कहीं पर ब्लैक स्पॉट पाए जाते हैं जिन्हें सन स्पॉट के नाम से जाना जाता है। फिर फोटोस्फीयर के बाद में जो सूर्य का वायुमंडल है उसे क्रोमोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। और इस क्रोमोस्फीयर में लगातार रूप से धधक उठती रहती है, जो है ज्वाला निकलती रहती है, जिन्हें सोलर फ्लेयर्स के नाम से जाना जाता है। इन्हीं को सौर ज्वाला कहते हैं। तो जो सूर्य का वायुमंडल है उसमें ज्वाला उठती रहती है, इन्हें सोलर फ्लेयर्स कहते हैं। और इसके बाद में क्रोमोस्फीयर का जो सबसे बाहरी भाग है उसे कोरोना के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल है, एक ग्रह की अपने कक्षा से सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? एक ग्रह की अपनी कक्षा से सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए उपसौर, ऑप्शन बी अपसौर, ऑप्शन सी एपोजी और ऑप्शन डी पेरिजी। ये पेरिजी है, पेरिजी। तो इसका सही जवाब है अधिकतम दूरी को कहते हैं अपसौर और इसको अंग्रेजी में कहते हैं एफिलियन। इसको कहा जाता है पेरिहिलियन। तो उपसौर, जैसे हम सब जानते हैं कि जो ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं और इसीलिए कोई भी ग्रह एक बार सूर्य से सबसे निकटतम दूरी पर होगा और एक बार सूर्य से सबसे अधिकतम दूरी पर होगा। अगर ग्रहों की कक्षा वृत्ताकार होती तो ग्रहों और सूर्य के बीच की जो दूरी है वो हमेशा बराबर रहती है। चूँकि ग्रहों की जो ऑर्बिट है वो दीर्घवृत्ताकार है, इसलिए इस बात की संभावना है कि एक बार ग्रह और सूर्य के बीच की दूरी सबसे निकटतम होगी और एक बार ग्रह और सूर्य के बीच की दूरी सबसे अधिकतम होगी। तो अपसौर किसे कहते हैं? ग्रह और सूर्य के बीच जो अधिकतम दूरी है उसको अपसौर कहते हैं। उपसौर किसे कहा जाता है? कि ग्रह और सूर्य के बीच की जो निकटतम दूरी है उसको उपसौर कहा जाता है। अगर हम इस कॉन्सेप्ट को पृथ्वी के संदर्भ में अप्लाई करें तो आप ये रिजल्ट याद रखिएगा कि हमारी पृथ्वी के लिए उपसौर होता है 3 जनवरी को और हमारी पृथ्वी के लिए अपसौर होता है 4 जुलाई को। हमारी पृथ्वी के लिए अपसौर होता है 4 जुलाई को। तो 4 जुलाई को हमारी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सबसे ज़्यादा होती है और 3 जनवरी को पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सबसे कम होती है। वैसे हमारी पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो औसत दूरी है वो लगभग 149.6 मिलियन किलोमीटर है या 14.96 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी और
सूर्य के बीच की औसत दूरी, पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो औसत दूरी है वो होती है 149.6 मिलियन किलोमीटर, या इसी को हम कह सकते हैं 14.96 करोड़ किलोमीटर। और इस दूरी को ही खगोलीय एकक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है, खगोलीय एकक। तो पूछा जाए एक खगोलीय एकक क्या है, तो हम ये बताएंगे कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो औसत दूरी है उसी को ही एक खगोलीय एकक के नाम से जाना जाता है। लेकिन अपसौर की स्थिति में जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सबसे ज़्यादा होती है तो अपसौर की स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी हो जाती है 15.21 करोड़ किलोमीटर, और उपसौर की स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी हो जाती है लगभग 14.71 करोड़ किलोमीटर, लगभग 14.71 करोड़ किलोमीटर। ये आंकड़े आप याद रखेंगे। हालांकि ये तो परीक्षाओं में नहीं पूछे जाते हैं, बस अपसौर और उपसौर इनका कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, लेकिन ये वैल्यू एग्जाम में पूछी जाती है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी कितनी है। और अपसौर की स्थिति में आप जानते हैं कि जब 4 जुलाई को अपसौर होता है तो उस समय पर पृथ्वी की जो रिवॉल्यूशन स्पीड है वो सबसे कम हो जाएगी, क्योंकि पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होगी। क्योंकि ग्रहों की जो रिवॉल्यूशन स्पीड है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि ग्रह सूर्य से कितना दूर है और कितना पास है। तो अगर पूछा जाए कि किसी भी ग्रह की जो मैक्सिमम रिवॉल्यूशन स्पीड कब मिलेगी, वो मिलेगी उपसौर के समय, और मिनिमम रिवॉल्यूशन स्पीड कब मिलेगी, अपसौर के समय। यानी अपसौर के समय पर जब ग्रहों और सूर्य के बीच की दूरी बढ़ जाएगी तो गुरुत्वाकर्षण बल कम लगेगा, इसलिए रिवॉल्यूशन स्पीड कम हो जाएगी। उपसौर के केस में ग्रह और सूर्य के बीच की दूरी कम हो जाएगी, तो सूर्य के द्वारा जो गुरुत्वाकर्षण बल लगाया जा रहा है वो ज़्यादा हो जाएगा, और इसलिए उस ग्रह की रिवॉल्यूशन स्पीड उस समय पर बढ़ जाएगी। इसी सवाल में एक ऑप्शन आया है एपोजी और पेरिजी का, इसको भी समझ लीजिए। एपोजी और पेरिजी ये चंद्रमा और पृथ्वी के संदर्भ में है। जिस प्रकार से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसी प्रकार से चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो जो एपोजी है, एपोजी का मतलब है इसको कहा जाता है अपभू, हिंदी में इसको कहते हैं अपभू। और एपोजी का मतलब है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी। जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच अधिकतम दूरी, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच अधिकतम दूरी, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच अधिकतम दूरी को कहा जाता है एपोजी। और यहाँ पर जो पेरिजी लिखा हुआ है, पेरिजी का मतलब है, इसको हिंदी में कहते हैं उपभू। इसका मतलब होता है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच निम्नतम दूरी। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच निम्नतम दूरी। और इसमें से एक सवाल और पूछा जाता है, जैसे आपने नाम सुना होगा सुपरमून। आपसे पूछा जाए सुपरमून क्या है, तो सुपरमून का मतलब होता है कि जब चंद्रमा हमें सामान्य से अधिक बड़ा और चमकीला दिखाई दे तो इसी को सुपरमून के नाम से जाना जाता है। फिर से सुनिए, हम रिपीट कर रहे हैं। सुपरमून क्या है? जब चंद्रमा अधिक बड़ा और चमकीला दिखाई दे तो इसको सुपरमून कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि
ये सुपरमून हमको दिखाई कब देगा, यानी चंद्रमा सामान्य से अधिक बड़ा और चमकीला कब दिखाई देगा, जब चंद्रमा हमारे पास में होगा अर्थात पृथ्वी के पास में होगा, तभी तो ये सामान्य से बड़ा और अधिक चमकीला दिखाई देगा। और पृथ्वी के पास में चंद्रमा किस स्थिति में होगा, पेरिजी की स्थिति में। तो जब पेरिजी की सिचुएशन होती है, यानी पेरिजी की स्थिति में जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सबसे कम दूरी होती है तो चंद्रमा हमको अधिक बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। इसी को सुपरमून के नाम से जाना जाता है। अब सुपरमून हम लोग पढ़ेंगे, हमने सीख लिया सुपरमून क्या होता है। आगे हम लोग ब्लू मून सीखेंगे, ब्लू मून क्या होता है। इसी प्रकार से ब्लड मून, और दोनों को मिला दिया जाता है तो ब्लू ब्लड मून निकल के आ जाता है। तो आगे हम लोग जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण से संबंधित सवालों को डिस्कस करेंगे तो स्पेशली जो ब्लू मून का संबंध होता है वो चंद्र ग्रहण से होता है। और जब पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है तो चंद्रमा हमें कुछ लाल रंग का दिखाई देता है और इसी को ब्लू ब्लड मून के नाम से जाना जाता है। तो ब्लू मून अलग कॉन्सेप्ट है, ब्लड मून अलग कॉन्सेप्ट है, और जब दोनों को मिला दिया जाता है तो इसको ब्लू ब्लड मून के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से ये है हमारा सुपर मून। तो एपोजी का संबंध, जो एपोजी फिनोमिना है उसका संबंध पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी से है। यानी एपोजी किसे कहते हैं, जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी सबसे ज़्यादा हो। पेरिजी कब कहते हैं, जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम हो। देखिए यहाँ पर तो डेटें होती हैं, मतलब फिक्स डेट होती है कि उपसौर कब होगा, 3 जनवरी को, अपसौर कब होगा 4 जुलाई को। लेकिन अगर आप पूछे कि क्या कोई फिक्स डेट होती है जिसमें चंद्रमा और पृथ्वी सबसे अधिक दूरी पर या सबसे कम दूरी पर है, तो ऐसा इनकी कोई निश्चित डेट नहीं होती है एपोजी और पेरिजी की। इसका कारण ये है कि चंद्रमा लगभग अपने ऑर्बिट प्लेन पर 5 डिग्री झुकाव के साथ में पृथ्वी का चक्कर लगाता है, इसलिए इनका कोई भी फिक्स डेट नहीं होती है एपोजी और पेरिजी की। और वैसे हम ये भी जानते हैं कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की जो औसत दूरी है वो लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की जो औसत दूरी है, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच जो औसत दूरी है, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की जो औसत दूरी है वो करीब 3,84,000 किलोमीटर है। लेकिन जब एपोजी के केस में चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग 4,06,000 किलोमीटर के आसपास, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दसिया, लाख, लगभग 4,06,000 किलोमीटर हो जाती है चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी। और पेरिजी के केस में चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग 3,61,000 होती है। और सामान्य तौर पर चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो 3,84,000 किलोमीटर, ये भी याद रखे रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसी प्रकार का सवाल है। एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है। एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी, तो सूर्य से न्यूनतम दूरी को कहते हैं उपसौर। इसको हमने डिस्कस ही कर लिया, न्यूनतम दूरी को कहा जाता है उपसौर। नेक्स्ट सवाल है सूर्य में काला धब्बा क्या है। ऑप्शन ए, सूर्य में एक बड़ा काला छेद। ऑप्शन बी, दिन के दौरान धब्बे ऊर्जा के स्रोत होते हैं। तीसरा सी ऑप्शन, धब्बे वे स्थान हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं। ठीक है, यही इसका सही है, धब्बे वे स्थान हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। और जैसे कि हमने आपको पहले बताया है कि ये सूर्य है हमारा, और यहाँ पर ये ब्लैक स्पॉट पाए जाते हैं, सन स्पॉट पाए जाते हैं। इन्हीं को ही सौर कलंक के नाम से जाना जाता है। और ये सौर कलंक बनते क्यों हैं वो भी हमने डिस्कस किया।
कि ये असल में वो स्थान होते हैं जहाँ से बहुत अधिक मात्रा में सोलर स्टॉर्म वगैरह निकले हुए हैं, चार्ज पार्टिकल निकले हैं। तो प्रकाश मंडल में बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहाँ से जब अधिक मात्रा में चार्ज पार्टिकल निकलते हैं तो वो जो स्थान होते हैं उन स्थानों में से प्रकाश तथा ऊष्मा का उत्सर्जन नहीं हो पाता है और इन्हीं स्थानों को हम लोग सौर कलंक के नाम से जानते हैं। ये छोटे मोटे बिंदु नहीं होते हैं। अब आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये सौर कलंक इतने बड़े होते हैं कि किसी सौर कलंक का जो डायमीटर है वो 50,000 किलोमीटर तक हो सकता है। तो 50,000 किलोमीटर व्यास के ये बड़े बड़े क्षेत्र होते हैं सूर्य के प्रकाश मंडल में, जहाँ से प्रकाश तथा ऊष्मा का उत्सर्जन नहीं होता है। और अगर ये प्रकाश तथा ऊष्मा का उत्सर्जन नहीं कर पाते हैं तो इसका मतलब है ये हमको किस रंग के दिखाई देंगे, काले रंग के दिखाई देंगे। और सौर कलंक से दूसरा फैक्ट ये भी याद रखिएगा कि जो सौर कलंक होते हैं वो सूर्य में सबसे ठंडे स्थान होते हैं। जैसे हमने ये सीखा कि कोर जो होता है सूर्य का वो सबसे गर्म होता है, वहाँ पर टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि सूर्य में सबसे ठंडे स्थान कौन होते हैं, यानी पूरे सूर्य में आपको सबसे कम टेम्परेचर कहाँ पर मिलेगा, तो इसका सही जवाब है पूरे सूर्य में सबसे कम टेम्परेचर हमें सौर कलंक में ही मिलेगा, यानी सूर्य के सबसे ठंडे स्थान होते हैं। और ये जो सौर कलंक है ये उन जगहों पर बने हैं जहाँ से बहुत अधिक मात्रा में चार्ज पार्टिकल निकले हुए हैं। और अगर ये चार्ज पार्टिकल जैसे सपोज दैट ये हमारा सूर्य का कोर है, ये हमारा सूर्य का कोर है। कोर को चारों ओर से घेरे रेडिएटिव जोन को चारों ओर से घेरे कन्वेक्टिव जोन, ये रेडिएटिव जोन हो गया, ये कन्वेक्टिव जोन हो गया। और ये है सूर्य की सतह जिसे हम लोग कहते हैं फोटोस्फीयर यानी प्रकाश मंडल, ये है फोटोस्फीयर प्रकाश मंडल। और इसी फोटोस्फीयर में यहाँ कहीं कहीं पर ये ब्लैक स्पॉट पाए जाते हैं, ये ब्लैक स्पॉट पाए जाते हैं। इन्हीं ब्लैक स्पॉट को बोला जाता है सन स्पॉट। और सन स्पॉट कहाँ पर बनेंगे, जहाँ से बहुत अधिक मात्रा में चार्ज पार्टिकल निकले हुए हैं। और ये चार्ज पार्टिकल मिलियंस ऑफ किलोमीटर की यात्रा करते हैं और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से वापस सूर्य की ओर मुड़ जाते हैं। इसी घटना को प्रोमिनेंस के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब इन चार्ज पार्टिकलों की स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाए और ये चार्ज पार्टिकल सूर्य के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाए तो फिर ये चार्ज पार्टिकल हमारी पृथ्वी के वायुमंडल तक आ जाते हैं। और मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ये सपोज दैट हमारी पृथ्वी है, अर्थ है, ये अर्थ है। और इस अर्थ का हमारा ये वायुमंडल है, वायुमंडल। इस वायुमंडल में एक परत हम लोग पढ़ते हैं अयन मंडल। सपोज दैट ये अयन मंडल है, क्योंकि वायुमंडल की हम लोग 5 परतें पढ़ते हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल और अयन मंडल। ये अयन मंडल है। तो यहाँ से ये चार्ज पार्टिकल आ रहे हैं, यानी यहाँ से सूर्य से ये चार्ज पार्टिकल आ रहे हैं। और ये जब चार्ज पार्टिकल अयन मंडल में जाएंगे तो हमारी पृथ्वी के अयन मंडल में भी ऑलरेडी चार्ज पार्टिकल पाए जाते हैं। तो सूर्य से आने वाले चार्ज पार्टिकल और पृथ्वी के अयन मंडल में पाए जाने वाले ये जो चार्ज पार्टिकल है, इन चार्ज पार्टिकल की आपस में टक्कर होती है, आपस में फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है। और इससे सतरंगी लाइट उत्पन्न होती है। इसी सतरंगी लाइट को अरोरा कहा जाता है, जो हमने अभी आपको डायग्राम दिखाया था अरोरा का। ये अरोरा 2 प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं अरोरा बोरियलिस, एक को कहा जाता है अरोरा बोरियलिस और दूसरे को कहते हैं अरोरा ऑस्ट्रेलिस, दूसरे को कहते हैं अरोरा ऑस्ट्रेलिस। और अरोरा बोरियलिस कब कहेंगे, अरोरा बोरियलिस हम तब कहेंगे जब इन्हें हम उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांश से देखेंगे।
तो उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में जो रहने वाले लोग हैं वही इसी अरोरा को देख पाते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग जब आसमान में सतरंगी लाइट को देखते हैं तो फिर उसे अरोरा बोरियलिस कहते हैं। और इसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध के उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग हैं जब इस जो है सतरंगी लाइट को आसमान में देखते हैं तो उसको अरोरा ऑस्ट्रेलिस के नाम से जाना जाता है। तो कभी पेपर में पूछा जाए कि अरोरा बोरियलिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में घटित होते हैं, तो इसका सही जवाब होगा ये चीज़ें पृथ्वी के अयन मंडल में घटित होती हैं। और जब ये चार्ज पार्टिकल की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, यानी सूर्य से निकलने वाले चार्ज पार्टिकल की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर इनको सोलर स्टॉर्म या कोरोनल मास इजेक्शन कहते हैं। और ये चार्ज पार्टिकल फिर पृथ्वी के वायुमंडल में जो अयन मंडल परत है उसको नुकसान पहुंचाते हैं और इससे हमारी पृथ्वी में रेडियो फेड आउट जैसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। और रेडियो फेड आउट का मतलब है कि हमारी जो संचार प्रणाली है वो पूरी तरह से, या नेविगेशन जो हमारा सिस्टम है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता है, ठप हो जाता है। और अगर रेडियो फेड आउट की घटना हुई तो जैसे जो हमारे जो टेलीविज़न चैनल जो सिग्नल को प्राप्त करते हैं वो सिग्नल नहीं प्राप्त कर पाएंगे, हमारे रेडियो वगैरह काम नहीं करेंगे, जीपीएस का प्रयोग हम लोग करते हैं, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम का, इसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे, या जो आसमान में एक वायुयान चालक है उसका अपने कंट्रोल रूम से संपर्क टूट जाएगा, हमारा जो पावर ग्रिड है ये पावर ग्रिड हमारे फेल हो जाएंगे। तो इस प्रकार की जो घटना है वो रेडियो फेड आउट के नाम से जानी जाती हैं। लेकिन रेडियो फेड आउट की घटना कब होगी? जब हमारी पृथ्वी की अयन मंडल में जो परतें पाई जाती हैं, डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर, एफ्लिटन लेयर, तो जब इनको नुकसान पहुंचता है। और इनको नुकसान कब पहुंचेगा? जब सूर्य से आने वाले जो चार्ज पार्टिकल है वो बहुत अधिक मात्रा में आएंगे। और अगर सूर्य से चार्ज पार्टिकल का बहुत अधिक मात्रा में उत्सर्जन होगा, यानी जो सोलर फ्लेयर्स है, सोलर स्टॉर्म है, उनका उत्सर्जन बहुत अधिक मात्रा में होगा, तो फिर इसका मतलब है कि सनस्पॉट की संख्या में वृद्धि होगी। ठीक है, और सनस्पॉट साइकिल आप याद रखे रहेंगे, ये पूरे 11 साल का होता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है, आसान है। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो सौर पृष्ठ पर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। सौर पृष्ठ का मतलब सूर्य की सतह का टेम्परेचर कितना होता है? सूर्य की सतह का टेम्परेचर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। और कोर वगैरह का पूछा जाए तो 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस लगभग कोर का तापमान होता है। अब देखिए इसमें मज़े की बात तो ये है सूर्य में कि आपको ये भी याद रखना है कि ये सूर्य है, इसकी सतह का तापमान, सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम सूर्य की सतह से ऊपर की ओर जाएंगे, यानी सूर्य के वायुमंडल में जाएंगे, तो वायुमंडल के तापमान में कमी नहीं होती है। सूर्य के वायुमंडल का जो तापमान है वो सूर्य की सतह के तापमान से ज़्यादा होता है। और ये अपने आप में एक रिसर्च का विषय है, शोध का विषय है। जैसे नासा ने एक मिशन भेजा हुआ था सूर्य पर, जिसे सोलर प्रोब पार्कर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सोलर प्रोब पार्कर, इसको याद रखे रहिएगा, सोलर प्रोब पार्कर। सोलर प्रोब पार्कर मिशन भेजा हुआ था नासा ने, पार्कर। तो सोलर प्रोब पार्कर जो मिशन है वो नासा का है, और ये नासा का मिशन सूर्य के अध्ययन से संबंधित है। तो सोलर प्रोब पार्कर को इसलिए भेजा गया था कि हम अभी सूर्य की जो अनसुलझी गुत्थियां हैं उनको सुलझा सकें। और इनमें भी एक अनसुलझी गुत्थी ये है कि वास्तव में जो सूर्य के वायुमंडल का तापमान है वो सूर्य की सतह के तापमान से ज़्यादा क्यों होता है।
ठीक है, पहली बात। और दूसरा, भविष्य में रेडियो फेड आउट वगैरह की घटना ना हो सके और जो सनस्पॉट साइकिल के बारे में और अधिक अध्ययन करने के लिए, या जो सोलर विंड है या सोलर स्टॉर्म वगैरह है, कोरोनल मास इजेक्शन है, इनके बारे में और ज़्यादा आंकड़े जुटाने के लिए भी नासा ने सोलर प्रोब पार्कर मिशन को भेजा हुआ था। और इसरो भी सूर्य के अध्ययन के लिए एक मिशन पर काम कर रहा है और उस मिशन का नाम दिया गया है आदित्य L1 मिशन। तो इसरो का सूर्य के अध्ययन के लिए जो भी मिशन है उसको नाम दिया गया है आदित्य L1 मिशन। तो अगर ये पूछा जाए आदित्य L1 मिशन किसका है, इसरो का है, और इसका संबंध किसके अध्ययन से संबंधित है, तो इसका संबंध सूर्य तारे के अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल है, सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है? इसका सही जवाब है लगभग 8 मिनट। और आप जानते हैं कि जो प्रकाश की चाल होती है, वो 3.0 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर मीटर 8 पर सेकेंड प्रकाश की चाल होती है। और इतनी स्पीड से सूर्य का जो प्रकाश है वो धरती पर लगभग 8 मिनट 17 सेकेंड में आ जाता है। तो मोटे मोटे तौर पर आपको याद रखना है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी की सतह पर कितने समय में पहुंच जाता है, लगभग 8 मिनट 17 सेकेंड में ये सूर्य का प्रकाश पहुंच जाता है। अगर इसी सवाल को पूछा जाए कि चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश पृथ्वी में कितने समय में पहुंच जाता है, तो इस आंकड़े को भी याद रखिएगा। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश लगभग 1.34 सेकेंड में पहुंच जाता है। अब देखिए, ये नहीं हम कहेंगे कि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी में कितने समय में पहुंच जाता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ग्रहों का और उपग्रहों का अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है और ये तारों के प्रकाश यानी सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो चंद्रमा से जो परावर्तित प्रकाश है, क्योंकि अगर ये चंद्रमा है, ये सूर्य है, सपोज दैट ये मून है, ये सन है और ये अर्थ है, तो जो सूर्य का प्रकाश है वो चंद्रमा पर भी पहुंचता है और सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर भी पहुंचता है। फिर चंद्रमा का जो प्रकाश है सूर्य का जो प्रकाश है जो चंद्रमा पर पहुंचता है, ये प्रकाश चंद्रमा से परावर्तित होकर पृथ्वी में कितने समय पर बाद पहुंचता है? इसका सही जवाब है 1.34 सेकेंड। इसी प्रकार से कुछ और सवाल भी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जैसे एक आपको प्रोक्सिमा सेंचुरी तारा एक बार पूछा गया था परीक्षा में। प्रोक्सिमा जो सेंटोरी तारा है, प्रोक्सिमा सेंटोरी जो तारा है, उसका प्रकाश हमारी पृथ्वी में कितने समय बाद पहुंच पाएगा? तो हमने पूर्व में पढ़ा हुआ है कि जो प्रोक्सिमा सेंटोरी तारा है वो हमारे सूर्य का सबसे नज़दीकी तारा है। वैसे हमारी पृथ्वी का जो सबसे नज़दीकी तारा है वो सूर्य है, ठीक है। तो हमारी जैसे ये अर्थ है तो हमारी पृथ्वी का जो सबसे नज़दीकी तारा है वो सूर्य है और सूर्य का जो सबसे नज़दीकी तारा है वो प्रोक्सिमा सेंटोरी है। सूर्य का जो सबसे नज़दीकी तारा है वो प्रोक्सिमा सेंटोरी है। तो और ये जो प्रोक्सिमा सेंटोरी है वो हमारे सौर मंडल से लगभग 4 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। सौर मंडल से लगभग 4 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। इस बात को याद रखना। प्रोक्सिमा सेंटोरी हमारे सौर मंडल से या सूर्य से कहें, पृथ्वी से कहें, वो 4 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। तो अगर ये 4 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है और प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर की हम लोग परिभाषा पढ़ते हैं कि प्रकाश के द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी को ही प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो बेसिकली प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? दूरी का। और ये जो प्रकाश वर्ष है वो करीब 9.46 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 15
15 मीटर होता है, ठीक है, और 10⁻12 किलोमीटर होता है। तो अगर प्रोक्सिमा सेंटोरी 4 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है तो प्रोक्सिमा सेंटोरी से चला हुआ प्रकाश वो कितने साल में पृथ्वी पर पहुंच जाएगा? 4 साल में, ठीक है, 4 साल में। और एक फिर दूसरा पूछा गया था सिरियस या डॉग स्टार या लुब्धक के बारे में। सिरियस या डॉग स्टार, सिरियस या डॉग स्टार या लुब्धक, ये सूर्य का दूसरा सबसे नज़दीकी तारा है। तो सूर्य का दूसरा सबसे नज़दीकी तारा सिरियस या डॉग स्टार या लुब्धक, जो हमारे सौर मंडल से 8 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। तो इसका मतलब है कि सिरियस या डॉग स्टार या लुब्धक से चला हुआ जो प्रकाश है वो हमारी पृथ्वी पर कितने साल बाद पहुंचेगा? 8 साल बाद। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी तारा जितने प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित होगा हमारी पृथ्वी से या सौर मंडल से, उसके प्रकाश को पृथ्वी तक आने में उतने ही साल लगेंगे, क्योंकि प्रकाश वर्ष की परिभाषा होती है कि प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को ही लाइट ईयर के नाम से जानते हैं। और लाइट ईयर की वैल्यू को याद रखना बच्चों, लाइट ईयर 9.46 मल्टीप्लाई 10⁻15 मीटर, ये प्रकाश वर्ष का मान होता है। और प्रकाश वर्ष से बड़ा मात्रक होता है पारसेक, ठीक है, प्रकाश वर्ष से बड़ा मात्रक होता है पारसेक का, और पारसेक की वैल्यू होती है 3.26 लाइट ईयर। यानी प्रकाश वर्ष से भी जो बड़ा मात्रक होता है वो पारसेक होता है, और एक पारसेक का मान होता है 3.26 लाइट ईयर, ठीक है। तो आज के सेशन में हम लोग यहीं तक सवालों को डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट सेशन में कुछ और सवालों के साथ में हाजिर होंगे। तब तक आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।